Welcome everyone. This is Mansi, and in today's class we will start chapter 1 of civics. ये चैप्टर इक्वालिटी के बारे में है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है. मतलब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर सब लोग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इन इंडिया, इन द क्लास 6th बुक यू लुक्ड द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आपने 6th क्लास के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो सब लोगों की मर्ज़ी से बनती है और उसके अंदर सब इलेक्शंस देते हैं, इलेक्शंस होते हैं सबके, सबको डिफरेंट डिफरेंट काम बांटे जाते हैं. तो ये सब हमने 6th क्लास में पढ़ा था. दीज इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन. इसके अंदर अब क्या क्या आ गया था? लोगों का पार्टिसिपेशन के जितने भी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो वोट देते हैं, अपना खुद का मिनिस्टर चूज़ करते हैं, सबका अपना अपना पार्टिसिपेशन के बारे में बताते हैं कि सब अपने अपने काम कैसे करते हैं. द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ होती हैं, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है. एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी के बारे में बात करी थी कि सब लोग किस तरीके से इक्वल है. और जस्टिस के बारे में बात करी थी कि सब लोगों के साथ जस्टिस किस तरीके से होता है. इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. जो इक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर सबको आप इक्वल करोगे तभी आप डेमोक्रेसी का पालन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डेमोक्रेटिक कंट्री अपने देश को नहीं बना सकते. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी. इस चैप्टर में आप इक्वालिटी के बारे में और पढ़ोगे और उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? व्हाट इट इज़. इक्वालिटी क्या है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है. एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया. और इंडिया के अंदर क्यों सब लोग इक्वल नहीं है, ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारी जो इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बावजूद भी इक्वली लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती है, इक्वालिटी नहीं हो पाती है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. तो इसकी स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? कांता की स्टोरी को पढ़ के करेंगे. ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. इलेक्शन डे में जो कांता और सुजाता है, दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों वेट कर रही होती है, लाइन के अंदर खड़े हुए होती हैं ये सारे के सारे अपने वोट को देने के लिए. जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जितने भी बड़े होते हैं, जो 18 ईयर या फिर 18 ईयर से ज़्यादा के एज के होते हैं, वो सब वोट देने जाते हैं. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? तो जो कांता है, कांता अपनी फ्रेंड को, सुजाता को निक नेम से बुलाकर कहती है कि सुजा ये सब अच्छा नहीं है कि हम सब इक्वली अपने कंट्री के लिए वोट दे रहे हैं, हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं. इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद दिस. अब जो ये जैन साहिब है, ये इनके यहाँ पर ये जॉब करती है, काम करती है मेड का. तो ये यही कहती है कि जो जैन साहिब है ये भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हुए हैं. तो यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड है सुजाता, ये कहती है हाँ. उसके बाद गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न. तो ये जो सुजाता है ये कांता को कहती है कांता जाओ अब तुम्हारी बारी है. तो यहाँ पर कांता कहती है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड मी टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया. तो वो कहती है मैं उस कैंडिडेट को वोट करूँगी जिसने हमें ये प्रॉमिस किया था, मतलब उस मिनिस्टर को वोट करूँगी जिसने ये प्रॉमिस किया था कि वो हमें फ्री में, मतलब वो हमें पानी देगा, पाइप वाटर देगा. पाइप वाटर का मतलब होता है जो पानी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, पाइपलाइन का पानी कहते हैं इसको. उसके बाद अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं. अब्दुल रहमान जो आर्टिशियन है, शबनम बानो हाउस वाइफ है जो घर का काम करती हैं, ग्रेसी ललिंग कंसल्टेंट है, इसाक ललिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी नौकरी करते हैं, रुखसाना मिर्ज़ा है मीडिया पर्सन है, ये योगराज जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब अभी ये कोई जॉब नहीं करते या कोई काम नहीं करते, अशोक जैन है जो इंडस्ट्रीज है. मतलब सब अलग अलग जगहों से लोग आए रखे हैं, सबके अलग अलग काम है, लेकिन अब तब भी ये लोग इक्वली एक लाइन में खड़े होकर वोट देने आए हुए हैं. उसके बाद आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है?
वी विल सी यू लेटर कांता। तो फिर जो उसके साहिब हैं वो उसको बाय करते हुए कहते हैं कि हम आपसे बाद में मिलेंगे। तो फिर यहाँ से कांता भी जवाब देती है यस नमस्ते साहिब। अब यहाँ पे कांता अपनी फ्रेंड से, अपनी फ्रेंड सूजा से बात करती है, कहती है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। वो कहती है गुड़िया जो कांता की बेटी है वो कहती है कि उसको फीवर हो रहा है और मुझे उसको हॉस्पिटल ले जाना ही होगा, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट। फिर लेकिन वो कहती है लेकिन मुझे पहले अपने साहिब के घर का जो काम है वो भी मुझे पूरा करना ही होगा। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उसके बाद मैं उनसे क्या मांगूंगी, एडवांस मांगूंगी कि आप मुझे पहले पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। एट होम, अब जो कांता है वो अपने घर आ जाती है और वो अपनी बेटी है, जो उसकी बेटी है जो बीमार है, और अपनी बेटी से कहती है हेयर हैव सम ऑफ दिस। वो कहती है ये लो, यू विल फील बेटर, तुमको अच्छा फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस आऊँगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल ओके। वो कहती है कि जब मैं घर वापस आऊँगी तो उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे शाम को। और फिर जब कांता अपने घर से बाहर निकल रही होती है तो वो कहती है इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, दैट बस्ती इज़ नेवर क्लीन। वो कहती है कि ये कोई बड़ी, ये जो मेरी बेटी गुड़िया है ये बार बार इसीलिए ही बीमार पड़ जाते हैं बिकॉज जो हमारी बस्ती है जिधर हम रहते हैं ये तो कभी साफ़ ही नहीं रहती, ये तो गंदी ही रहती है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ तो बीमारियाँ होती ही होती हैं। उसके बाद है मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। अभी अपने साहिब के घर पे आ गई है, जो उसकी मैडम है, इसकी मैडम कह रही है कि जो कॉर्नर्स है, जो घर के कोने हैं, उसको ठीक से सफाई करना। देन हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। और जो उसकी मैडम है वो उसको ये भी कहती है कि ये लो अपना एडवांस लो और तुम इसको अपनी हैबिट मत बना लेना कि हाँ भाई पहले ही, हर बार तुम्हें पहले ही पैसे चाहिए उसके बाद तुम काम करोगी। तो वो बेचारी कहती है नो मैडम मैं ऐसा नहीं करूँगी। दैट इवनिंग जस्ट फ्यू मिनट्स बेटी, अब उस दिन शाम को फिर वो अपनी बेटी को डॉक्टर के ले जाती है, लाइन में खड़ी हुई होती है और वो अपनी बेटी को कहती है जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। वो कहती है बस थोड़ी देर और अब अपने मन में कांता सोच रही होती है, अपनी बेटी को गोदी में लेकर कहती है जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। वो कहते हैं कि जैन साहिब और जैन मैडम उनको लाइन में खड़ा होना पड़ गया वोट में, उसमें तो वो खड़े हो सकते हैं वोट देते वक्त लाइन में, लेकिन अगर उनके बच्चों को की ये हालत हो रही होती है, अगर उनके बच्चे बीमार होते तो वो कभी ऐसे लाइन में नहीं खड़े होते। आपने यूजुअली देखा होगा ऐसे बहुत सी पब्लिक प्लेसेस होती है जिसके अंदर लाइंस डिफरेंट डिफरेंट बना देते हैं कि हाँ भाई वीआईपी लोगों की एंट्री अलग होगी और जो पुअर लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उन लोगों की एंट्री अलग होगी। तो ये चीज़ें आपको, ये अनइक्वालिटी आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है। जबकि हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ आया कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी फिर भी ऐसी कुछ कुछ जगह रह गई हैं जिधर इक्वालिटी नहीं है, जिधर ऐसे लोगों को स्पेशली इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्टोरी थी कांता की। उसके बाद है ये टॉपिक equal rights to vote. The story above begins with कांता standing in line to cast her vote. ये जो स्टोरी अभी हमने पढ़ी है ये कांता से स्टार्ट हुई थी, जो लाइन में खड़ी हुई थी वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। अभी मैंने आपको बहुत सारे लोग दिखाए थे जो उसके साथ ही लाइन में खड़े हुए हैं। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर। कांता ने अपने एम्प्लॉयर को पहचान लिया, मतलब अपने साहिब को पहचान लिया था कि वो भी लाइन में है। अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर्स। जो अशोक जैन और छोटे लाल है वो उसके पड़ोसी हैं कांता के, वो भी उसी लाइन में थे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जैसे हमारी इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑल अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वट रिलीजन दे बिलोंग टू। जितने भी अडल्ट हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, जितने ही वो पढ़े लिखे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वट कास्ट दे आर, उनकी कोई भी कास्ट हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो, आर अलाउड टू वोट, उन सबको अलाउ करा जाएगा वोट देने के लिए। आप किसी को इस बेसिस पे मना नहीं कर सकते कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता, या वो गरीब है वो वोट नहीं दे सकता। जो भी 18 या 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज का है वो सब वोट दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, दिस एज यू हैव ऑलरेडी
read in class 6th book is called Universal Adult Franchisee. ये अभी आपने ये जितना भी पढ़ा कि हाँ भाई सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार है, उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं. एंड इज एन, और यहाँ से आपको यहाँ तक मार्क भी कर लेना है. एंड इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सब का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Then the idea of universal adult franchisee is based on idea of equality. अभी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये कहाँ से आया है? इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया ये यहाँ से आया है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है कि सब लोगों को इक्वल रखना है. बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, क्योंकि इससे ये पता चलता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से ये पता चलता है कि हमारी कंट्री में जो भी पर्सन है, चाहे वो कितना ही वेल्थी है, वेल्थ का मतलब होता है चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, एंड द कम्युनिटीज़, किसी भी वो कम्युनिटी का हो, ही शी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट, और उसका क्या है? उसका एक पर्सन का एक अधिकार है. मतलब 100 बातों की एक बात, चाहे वो पर्सन मैन हो, वुमेन हो, वो अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, हर इंसान के पास अपना अपना एक वोट है. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई कोई अमीर है तो वो 2 वोट दे देगा और जो गरीब है वो 1 वोट दे देगा. ऐसा नहीं है. ये सब अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आता है कि एक इंसान का एक वोट है. कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. अब जो कांता थी वो इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जब उसने देखा कि जितने भी लोग हैं उसके साथ अमीर भी खड़े हैं, उसके नेबर्स भी खड़े हैं, वो भी है, सब लोगों को एक एक वोट देने का अधिकार है और सब लोग एक ही तरीके से वोट दे रहे हैं. तो उसने देखा कि हाँ भाई सब लोग इक्वल है. बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में? बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे ही उसका दिन आगे बीतता गया, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स. लेकिन जब धीरे धीरे उसका दिन आगे बढ़ने लगा तो वो ये वाली बात उसके दिमाग में चलने लग गई कि इक्वालिटी का असल मतलब क्या है. वैसे तो कह रहे कि हाँ भाई सब कुछ इक्वल है, सब लोग वोट दे रहे हैं आराम से, लेकिन रियलिटी तो ऐसी नहीं है. वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर. ऐसा क्यों हुआ कि कांता के दिमाग में ये चीज़ें आने लग गई कि अब वो ये सोचने लग गई कि क्या हम सच में इक्वल है? क्या जो कांता जैसे लोग हैं क्या वो सच में इक्वल है लोगों की दुनिया, मतलब दुनिया में? लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ. चलो ये जो कांता की लाइफ थी उसके ऊपर ध्यान देते हैं. शी लिव्स इन स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. जो कांता है वो स्लम एरिया में रहती है. स्लम एरिया होता है जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है, जिधर छोटे छोटे घर होते हैं. इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े घर वहाँ पे नहीं बने होते. और उसके घर के ठीक पीछे क्या था? ड्रेन था. ड्रेन मतलब उसके घर के पीछे नाला था. हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर. अब जो कांता की डॉटर थी वो बीमार थी, लेकिन फिर भी वो छुट्टी नहीं ले सकती थी क्योंकि उसको पैसे, एक तो पैसे बोरो करने थे, मनी बोरो करना था अपने एम्प्लॉयर से जिनके यहाँ पे वो काम करती है. ठीक है, उसके बाद ही वो डॉक्टर के ले जा सकती थी अपने बच्चे को. हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट. अब जो कांता की जॉब क्या है? कांता की जॉब है डोमेस्टिक हेल्प की, मतलब वो लोगों के घर जाकर काम करती थी, साफ़ सफाई का. इस वजह से वो पूरे दिन थक जाती थी. एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन. और बेचारी ने पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करा. काम करने के बाद उसको अपनी बेटी को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल के आगे लाइन में खड़ा होना पड़ा. दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर. अब वो जो लाइन थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे लगती है वो ऐसी लाइन नहीं थी जो सुबह के टाइम में होती है. वो जैसे जो सुबह के टाइम में थी, मतलब सुबह के टाइम में क्या था, जब वो इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई थी कांता, तो उसने देखा था कि उसके साथ अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, जो लोग जॉब नहीं करते, सब टाइप के लोग थे इलेक्शंस के टाइम पे जो वो सुबह देख रही थी. लेकिन अब शाम को जब वो हॉस्पिटल के आगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे खड़ी हुई थी, सरकारी हॉस्पिटल के आगे खड़ी हुई थी, तब उसने ये वाली बात नोटिस करी कि इस लाइन में सारे लोग ही गरीब हैं.
बिकॉज जो अमीर लोग होते हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वो आराम से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उसमें आप उसने देखा कि सारे लोग ही गरीब है, ये लाइन ऐसी नहीं है, इसमें इक्वालिटी तो है ही नहीं, इसमें तो सारे गरीब ही लोग खड़े हुए हैं। उसके बाद अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, तो यहाँ से कांता की स्टोरी से समझ आ गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में इक्वल नहीं है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता ऐसे लोगों में से एक थी जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती थी, एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। अब हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है, हमारे देश में सबको इक्वल राइट दिया है और पूरी कोशिश करी है, लेकिन जो उसका काम था, उसकी वर्किंग कंडीशंस ऐसी थी जिसके अंदर वो लोगों के साथ इक्वालिटी बनाकर नहीं रख पाती थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। अब चलो ये बात तो अलग है कि हाँ भाई कोई इंसान गरीब है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर कुछ लोग इनइक्वालिटी बहुत अलग अलग तरीके से फील करते हैं। लोगों को फील होता है कि वो और लोगों से अलग हैं, वो इक्वल नहीं है। तो वो क्या क्या होते हैं, लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। तो अब हम देखेंगे नीचे दो स्टोरीज हैं, उनको पढ़ के हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ। ये दोनों स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पे, रियल स्टोरी है, लोगों की लाइफ से ली गई है, एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। और इससे ये वाली बात पता चलेगी कि इंडिया के अंदर कुछ कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज़ हैं जो अभी भी हमारे देश के अंदर है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे पहला तो कॉमन फॉर्म क्या है, कास्ट सिस्टम है। लोगों के मन में आज भी ऐसा है कि देखो, देश में, हमारे देश में जितना भी कानून बनता है उसके लिए सब मेहनत करते हैं, लेकिन लोगों की अपनी जो मेंटालिटी होती है उसको कोई कैसे चेंज कर सकता है, उसको तो पर्सन को खुद ही चेंज करना होता है। तो उसमें एक यही आ जाती है इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। अगर आप रूरल इंडिया में रह रहे हो, मतलब आप ऐसे गाँव के एरिया में रह रहे हो, शहर के अंदर जो अर्बन एरियाज़ है उसके अंदर तो अब लोग सब एक दूसरे को इक्वल मानते हैं, बिकॉज सब लोग, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उन लोगों को इतना इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर आज भी क्या है, लोगों की आइडेंटिटी है, लोग अपने कास्ट के नाम, कास्ट से रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत छोटी उम्र से देखने को मिल जाता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अगर आप अर्बन एरिया में रहोगे, अगर आप शहर में देखोगे तो शहर में लोग कास्ट पे इतना ध्यान नहीं देते, तो आप यही सोचते होगे कि हाँ भाई लोग तो मतलब ही नहीं रखते कास्ट से। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indias। लेकिन आप अभी तो आप ये सोच रहे थे कि हाँ भाई शहर के अंदर तो लोग कास्ट को नहीं मानते, लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये जो मैट्रिमोनियल्स है, ये जो शो कर रखा है, मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है शादी के लिए ऐड देना कि हाँ भाई आपको ऐसी गर्ल चाहिए, आपको ऐसा बॉय चाहिए। तो ये देखकर आपको पता चलेगा कि जो अर्बन इंडियंस है, जो शहर में भी रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मन में भी अभी भी कास्ट को लेकर बातें हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये लिखा, एलियांस इनवाइटेड फॉर 32 MMS 5/4 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल वर्किंग इन IT मुंबई, BE MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई अब्रॉड इंडस्ट्री, कास्ट नो बार, SC ST सेंट BHP, ऐसे ही क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल गुप्ता बॉय वर्किंग इन MNC। अब इसमें भी दे दिया कि गुप्ता बॉय होना चाहिए, कास्ट गुप्ता ही होनी चाहिए, तमिल ब्राह्मण चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो ये इससे ये शो होता है कि अभी भी पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों के मन में अभी भी कास्ट को लेकर चीज़ें हैं कि हाँ भाई हमें स्पेसिफिक इसी कास्ट का पर्सन चाहिए। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school। अब नेक्स्ट स्टोरी किसकी है, एक दलित चाइल्ड की है। दलित चाइल्ड उन लोगों को कहते हैं जो
जिनकी जो कास्ट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, लोग उन कम लोग होते हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं लोग। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित्स इन क्लास 6 में भी आपने दलित लोगों के बारे में पढ़ा है। दलित इज़ अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित ऐसा वर्ड है कि लोग उसको क्या मानते हैं, उसको लोअर कास्ट मानते हैं, उसको नीच जात का मानते हैं कि ये कास्ट हमसे छोटी है। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ देवर एंड कॉन्टिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और आप किसी पर्सन को आप दलित बोल रहे हो, दलित का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। आप किसी पर्सन को ऐसा नाम ले रहे हो तो आप पॉइंट आउट कर रहे हो उस पर्सन को, हाँ भाई कि ये पर्सन हम लोगों से कास्ट में छोटा है, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं हम उस पर्सन को कि वो पर्सन हमसे अलग है। जबकि इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमन बींग सारे के सारे इक्वल होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 टू 2030 इज़ अ फेमस दलित राइटर। ये बहुत फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जुटान ही राइट्स आई हैड टू सिट अवे। इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो पर्सन अपनी खुद की स्टोरी लिखता है, तो उसके अंदर वो लिखते हैं आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन क्लास। वो कहते थे कि मुझे अपने क्लास में अपने क्लासमेट से अलग होकर बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और ज़मीन के ऊपर बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। और वो कहते थे कि जिस मैट पे मैं बैठता था ना, जिस चटाई पे मैं बैठा था, वो भी मेरे नीचे से हट जाती थी। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। और कभी कभी तो मुझे सब लोगों से दूर ही जाकर बैठना पड़ता था। राइट नियर टू द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। कभी कभी वो जो लोग थे वो मुझे बेफालतू में बिना ही किसी मतलब के मारते थे। वेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब वो क्लास 4th में थे, द हेड मास्टर आस्ट ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड। और जब वो ओम प्रकाश जो थे वो 4th क्लास में थे, तब उनके हेड मास्टर ने, अब आप खुद सोचो, हेड मास्टर है, वो खुद इतने एजुकेटेड है, उसके बाद भी वो ऐसा काम करवा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि जो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। अगर दूसरे लोग इंसान है तो वो भी एक इंसान ही है, कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन हेडमास्टर ने भी क्या करा, उन्होंने ओम प्रकाश को कहा कि आप फ्लोर को साफ करो, आप ज़मीन को स्वीप करो, प्लेग्राउंड को आप साफ करो। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीन इट। अब 4th क्लास का बच्चा बहुत छोटा सा होता है, 8 ईयर्स का होता है। अब आप खुद सोचो, क्या वो 8 ईयर्स का बच्चा इतना बड़ा प्लेग्राउंड को साफ कर देगा? तो वो यही लिखता है कि मेरी स्मॉल फिजिक, मेरा छोटी सी बॉडी के आगे वो जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था साफ़ करने के लिए। माई बैक बिगेन टू एक, और साफ़ करते करते जो उनकी कमर थी, बैक थी, वो भी दर्द होने लग गई थी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, जो मेरा फेस था वो पूरा डस्ट से, पूरा धूल से ढक गया था। डस्ट हैड गॉन, जो डस्ट थी वो मिट्टी तो चली गई। इनसाइड माई माउथ, जो मिट्टी थी वो उनके मुंह के अंदर तक चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग, और जो बाकी के बच्चे थे, मैं तो सफाई कर रहा था, लेकिन जो बाकी के बच्चे थे मेरी क्लास के, वो सब पढ़ाई कर रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू पोछा कर रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेड मास्टर थे, जो टीचर थे, वो अपने रूम में बैठे हुए थे और वो मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर, और इवन मुझे अलाउड भी नहीं किया गया था कि मैं पानी भी पी लूँ। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन सफाई करी। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ स्कूल रूम्स, स्कूल के विंडोज़, स्कूल की खिड़कियाँ, स्कूल के दरवाजे मैंने सब साफ करे। द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज सो दिस स्पेक्टैकल, जो बच्चे थे, जो टीचर्स थे, वो ये सब कुछ देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और जो ओम प्रकाश थे उनको डेली ये काम करना होता था, डेली उनको सफाई करनी होती थी। और ये कब ख़त्म हुआ? जब उसके फादर
हु हैपन टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। उसके फादर ने, जो ओम प्रकाश के पापा थे, उन्होंने एक बार वो स्कूल के सामने से निकल रहे थे तो उन्होंने देख लिया अपने बच्चे को कि वो स्कूल की सफाई कर रहा है। He conferred the teachers and then walking away from the school holding ओम प्रकाश hand। उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंटेड करा, टीचर्स को उन्होंने सुनाया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो किसी बच्चे के साथ, और अपने बच्चे का हाथ पकड़कर वो स्कूल से बाहर निकल गए। He said loudly for all of them to hear। और उसके पापा ने बड़ा तेज़ ऊंची आवाज़ में बोला, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं, सो आई एम लीविंग नाउ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर। और वो कहते हैं कि मास्टर, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखना, टीचर को कहते हैं वो, ही विल स्टडी राइट हेयर, ये यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, और इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ यही नहीं पढ़ेगा, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, बल्कि इसके जैसे इसके बाद में और बच्चे आएंगे पढ़ने इसी स्कूल के अंदर। उसके बाद है, आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये था जुटान, ये इनकी बुक थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जुटान अ दलित्स लाइफ, ये बुक थी इनकी, कवर पेज था ये। उसके बाद सेकेंड स्टोरी की अगर बात करी जाए, ये फर्स्ट स्टोरी थी, द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटी। दूसरी स्टोरी है एक सिटी के ऊपर जो इंडिया की काफ़ी बड़ी सिटी है, एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और ये जो काम इस सिटी में हुआ था, ये चीज़ हमारे कंट्री के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कहानी है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो अपने जो वो रेंट के लिए ढूंढ रहे थे सिटी में घर, शहर में घर ढूंढ रहे थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उन लोगों के पास, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के पास पैसा था, तो उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि हाँ भाई उन्हें पैसे देने में कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें बस अपने लिए घर चाहिए था। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर उसे कहते हैं जो घर बेचने का काम करते हैं या फिर रेंट पे देने का काम करते हैं। फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस, द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। और वो जो डीलर था, उस डीलर ने ये बताया कि वो कुछ अपार्टमेंट्स जानता है, वो कुछ ऐसे घर जानता है जो रेंट के लिए अवेलेबल हैं, रेंट पे देने लायक हैं। दे विजिटेड द प्लेस, द फर्स्ट अपार्टमेंट, एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। तो जो अंसारी की फैमिली थी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, वो गए फर्स्ट अपार्टमेंट में गए, और फर्स्ट अपार्टमेंट ही उन्हें वो देखकर पसंद आ गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इसको लेंगे। हाउएवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, और उसके बाद जो लैंड लेडी थी, मतलब जो मकान मालकिन थी, उनको जब उनका नाम पता चला, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। और उन्होंने ये रीज़न दिया कि मैं ऐसे लोगों को कैसे घर दे दूँ, अब घर दे दूँ जो लोग मीट खाते हैं, हमारे एरिया में तो कोई मीट ही नहीं खाता, नॉन वेज ही नहीं खाता। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन नेबर्स हाउस। अब जो अंसारीज थे, मतलब जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, और जो प्रॉपर्टी डीलर था, वो भी ये देख के सरप्राइज हो गया कि तुम क्या पड़ोसी के घर की फ़िश सूंघने जाते हो, कि यहाँ पे पड़ोसी के घर में कौन सा मीट बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको इस चीज़ की स्मेल आती है। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। सेकेंड और दूसरे और तीसरे घर में भी सेम एक्सक्यूज़ मिला कि हाँ भाई ये लोग मीट खाते हैं, हम तो इन लोगों को अपने घर में नहीं रखेंगे। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar। और वो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, प्रॉपर्टी डीलर उनको ये कहता है कि आप एक काम करिए, आप अपना नाम ही चेंज कर लो, आप अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लो, ना लोगों को आपका नाम पता चलेगा, ना लोग ये सोचेंगे कि आप लोग मीट खाते हैं। The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more। और फिर वो जो अंसारीज थे, फिर उन्होंने यही करा, उन्होंने डिसाइड किया अब वो कुछ और देखेंगे। इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स। वो उनको पूरा एक महीना लगा अपार्टमेंट्स ढूंढने में, अपने लिए घर ढूंढने में।
It in the end, before they found a landlady who was willing to give them a place on rent, और उनको फाइंड लास्ट में अपनी वो जो लास्ट में एक पर्सन मिली जिसने उनको अपना घर देने के लिए वो तैयार हुई, सिर्फ इस वजह से कि वो अंसारी हैं, वो मुस्लिम कास्ट की हैं, तो वो नॉन वेज खाएंगे, तो हमारे एरिया में तो कोई नॉन वेज खाता नहीं है, तो फिर आप कैसे रह सकते हैं। सिर्फ इस चक्कर में उनको 1 महीने तक घर ढूंढने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ा। तो बाकी का हम ये पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का। पार्ट सेकंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, इसके आगे का मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊँगी। अभी के लिए आपको ये वीडियो देखनी है और इसको 1-2 बार आप रिपीट करके वॉच करिए, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और आज के लिए थैंक यू।